हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं कृष्णा क्लासेस। अगर आप अभी भी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को सेलेक्ट कीजिए, जिससे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स के थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.5 के बारे में, जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सीखेंगे। अगर आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। अगर आपके पास दो इक्वेशन गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन गिवन है इस तरीके से, तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या याद करने की जरूरत है, क्या आपको ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ पे जो इनके रेशियो है उनका कंपैरिजन होता है x, y और 1 में। तो देखिए यहाँ पे x के नीचे क्या आएगा, b1, b2, c1, c2, a1, a2, b1, b2। ठीक है, ध्यान रखिएगा BCAB, इसकी शॉर्ट फॉर्म है BCAB, तो इसको ऐसे याद कर लीजिएगा आप BCAB करके। तो BCAB, अब इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू कैसे हम लिखते हैं वो देख लीजिए यहाँ पे। तो x अपॉन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में जो रेशियो है उनमें क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि b1 की मल्टीप्लाई c2 से होगी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे b1 c2 माइनस, इनके बीच में माइनस का साइन आएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि बीच में हमेशा माइनस का साइन आपको रखना है। ठीक है, तो b1 c2 माइनस b2 c1। ओके, इसके बाद y पे आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये आपस में इक्वल होते हैं, तो दूसरा हम क्या लिखेंगे, y अपॉन, अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो a2 c1 यानी c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू, एंड लास्ट 1, तो 1 अपॉन, इनमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये इसका फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करके किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं। तो देखिए यहां पे आपको क्वेश्चन गिवन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। यहां पे आपको दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करके ये बताना है। सबसे पहले तो आप इसमें ये चेक करेंगे कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है। इसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जहां पे मैंने ये बताया है कि किन्हीं दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर आपको गिवन है तो उसके थ्रू आप कैसे बताएंगे कि कोई सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है या फिर कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये तीनों कंडीशंस के बारे में हम उस वीडियो में बात कर चुके हैं। फिलहाल आज हम बात करने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कीजिए। तो यहां पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिया है जिसमें दो इक्वेशंस आपको गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा रहेगा वो दी हुई लीनियर इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का रहेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो हम दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जो मैंने अभी पहले लिखी थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, जिसमें x, y और जो आपका न्यूमेरिक टर्म है यानी कांस्टेंट वैल्यू, तीनों ही टर्म एक ही तरफ रहेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए
2x प्लस वाई, ये 5 इक्वल के दूसरी तरफ है, इसको आपको लेफ्ट हैंड साइड लाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आके ये माइनस का हो जाएगा, तो -5 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन हो गई आपकी ये, एंड सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। अब इसको आपको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, x अपॉन ओके इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, मैंने वहां पे एक ही तरीके से लिखा था, मैंने इक्वल नहीं लगाया था, रेशियोज कंपेयर कर रहे थे, लेकिन वहां पर बीच में जो रेशियोज आ रहे थे वो कॉमन थे। ठीक है, कैसे? x y 1 b1 b2 c1 c2 a1 a2 एंड b1 b2, इस तरीके से मैंने लिखा था। जब x के अपॉन में हम वैल्यू ले रहे थे तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही थी, जब y के अपॉन में वैल्यू ले रहे थे तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही थी। तो देखिए c जो है वो कॉमन है, c x के साथ में भी यूज हो रहा है एंड y के साथ में भी यूज हो रहा है। इसी तरीके से जो a है वो 1 के लिए और y के लिए कॉमन है, क्योंकि यहां पर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? यहां पे देख लीजिए, x अपॉन b1 c2, ओके b1 c2। तो यहां पे आपके जो भी स्कूल टीचर हैं वो आपको जो भी लैंग्वेज लिखाएंगे, आप यहां पे लैंग्वेज यूज कर सकते हैं कि कंपेयर इक्वेशन 1 बाय द स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहां से आप a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फिलहाल मैं यहीं पे लिख लेता हूं, तो a इज इक्वल टू, एक काम करते हैं हम इसको यहां साइड में लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास उधर फिर स्पेस नहीं बचेगा, तो इसे हम यहां लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन में जो a1 है वो कितना है 2, b1 कितना है, b1 है 1, y के आगे आप देख सकते हैं कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो यानी 1, एंड c1 जो है वो कितना है -5। तो ये आपके a1 b1 एंड c1 हो गए। इसके बाद a2 b2 एंड c2, इसके बाद आप एक लाइन और लिखेंगे, कंपेयर इक्वेशन 2 बाय द स्टैंडर्ड फॉर्म a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करा लेंगे, तो आपको a2 मिल जाएगा 3, आपको b2 मिल जाएगा 2 प्लस का 2 एंड आपको c2 मिल जाएगा -8। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोफिशिएंट जो है वो आपके पास आ गए हैं। अब चलिए यहां पे आ जाते हैं। देखिए क्या था, b1 c2 b2 c1, तो b1 c2 की पहले आपको मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो देखिए b1 कितना है, b1 है 1 एंड c2 कितना है, c2 है -8। तो -8 की जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 1 जा 8, तो यानी माइनस का 8 आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि बीच में माइनस का साइन होता है, तो बीच में हमने माइनस का साइन लगाया। अभी c1 b2, c1 कितना है, c1 है -5 एंड b2 कितना है, b2 है 2, तो -5 इंटू 2, 5 2 जा कितना होता है 10, 5 माइनस का है तो माइनस का 10 आएगा, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे -10। ये x के अपॉन की वैल्यू आ चुकी है। अब y के अपॉन की वैल्यू लिखनी है, तो y के अपॉन की वैल्यू कैसे लिखेंगे, c1 a2, तो c1 a2, देखिए यहां पे c1 कितना है -5 एंड a2 कितना है, a2 है 3, तो -5 इंटू 3, 5 3 जा 15, तो माइनस का 15, तो माइनस का 15 आ गया, बीच में माइनस का साइन रहेगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्या है, a1 c2, तो a1 c2, a1 कितना है 2 एंड c2 कितना है 8, तो a1 इंटू c2, 2 इंटू 8, 8 2 जा 16 एंड माइनस का 16, तो ये आ गया आपका माइनस का 16। अब आ जाते हैं थर्ड 1 पे, तो 1 पे आप कैसे लिखेंगे, 1 पे आप लिखेंगे a1 इंटू b2, तो a1 कितना आया है, a1 आपके पास है 2 एंड b2 कितना है 2, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 4 माइनस b1 a2, b1 है 1 एंड a2 है 3, 3 1 जा 3, तो यहां आ जाएगा 3। तो इस तरीके से आप अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। चाहे तो आप डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहां पे एक स्टेप इससे पहले और लिख सकते हैं, जो मैं आपको यहां पे लिख के दिखा देता हूं। आप यहीं पे डायरेक्ट लिखेंगे, x के नीचे क्या था, b1 b2, b1 कितना है 1
एंड B2 कितना है 2, तो यहां लिख दीजिए 1 एंड 2। उसके बाद B1 B2 देन C1 C2, C1 कितना है, C1 है -5 एंड C2 है -8, तो यहां पे लिख दीजिए -5 -8। B1 B2 C1 C2 A1 A2, देन A1 कितना है, A1 है 2 एंड A2 है 3, तो यहां हो जाएगा आपका 2/3। B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, अब B1 कितना है 1 एंड B2 2, तो 1 एंड 2। तो इस तरीके से आप वैल्यूज पहले लिख सकते हैं, इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू यहां पर शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप सेकंड स्टेप बना सकते हैं, आप फर्स्ट स्टेप इसको बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए पहले इसी को नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए -8 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +10 इज इक्वल टू y अपॉन -15 माइनस माइनस +16 इज इक्वल टू 1/4 - 3 होता है 1, तो यानी इक्वल के यहां पर आ रहा है 1, 1/1 मीन्स 1। ठीक है, चलिए इसको यहां से रफ कर देते हैं हम। ठीक है, अभी देखिए हमें क्या करना है, ये जो x और y की फॉर्म में वैल्यूज आ रही हैं, इनको इस कांस्टेंट वैल्यू, लास्ट में देखिए हमेशा जो वैल्यू 1 के अपॉन में है वहां से आपको हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम x और y दोनों का कंपैरिजन इस कांस्टेंट वैल्यू के साथ कराएंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे x अपॉन -8 + 10 कितना होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, 10 में से आप 8 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू 10 है जो कि प्लस की है यानी प्लस का 2, तो यहां आपने लिख दिया 2। इसको हम कंपेयर करा लेंगे किसके साथ, 1/1 के साथ, यानी 1/1 आप यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको कंपेयर कराएंगे तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, देखिए x × 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहां पे x × 1 x हो जाएगा इज इक्वल टू 2 × 1 = 2, यानी x की वैल्यू आ गई 2। उसके बाद जब आप इस y को इस 1 के साथ कंपेयर कराएंगे तो क्या होगा, y अपॉन माइनस एंड प्लस माइनस, 16 में से 15 माइनस करेंगे 1 आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का आता है यानी प्लस का साइन आएगा, तो यहां पे आ जाएगा y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1/1। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा कि x की वैल्यू आ गई 2 एंड y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, फिलहाल मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैंने इस क्वेश्चन को डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर दिया है, बट आपको पहले इस क्वेश्चन में जो इसके रेशियो हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 इनको कंपेयर करके ये शो कराना पड़ेगा कि इसका एक सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, देखिए मैं एक बार यहाँ पे आपको दिखा देता हूं कि सबसे पहले आप इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप इनको कंपेयर कराएंगे। ठीक है, जब आप कंपेयर कराएंगे तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 तीनों की ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आप कंपेयर कराएंगे कि A1, यहां पे हम देख लेते हैं, यहां पे A1 है 2 एंड A2 है 3, तो 2/3 हमने लिखा, B1 है 1 एंड B2 है 2, तो 1/2 हमने लिखा, यहां पे है -5 एंड -8, तो -5 एंड -8 हमने लिखा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो 2/3 है ये 1/2 के साथ इक्वल नहीं है। ठीक है, जब ये इसके साथ इक्वल नहीं होता तो हमें C1/C2 के कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि जैसे ही A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1/B2 मिलता है, हम सीधा कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, उसके बाद ही हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, मैं आपको बता चुका हूं कि मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions? इसमें a और b की कौन सी वैल्यू के लिए दी हुई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो यहां पे देखिए
कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो पहला स्टेप आपका रहेगा कन्वर्टिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये हो जाएगी a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई एंड माइनस इस पूरे टर्म को उठा के इधर ले आएंगे तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, ये दो इक्वेशंस आपके पास आ चुकी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें a1 की तो a1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम बात करें b1 की तो b1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर हम बात करें c1 की तो c1 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन में देखें तो a2 कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा a माइनस b। अगर हम b1 देखें तो b1 कितना हो जाएगा, b1 हो जाएगा a प्लस b। ओके, एंड यहां पे c1 कितना हो जाएगा, सॉरी c2, ओहो सॉरी यहां गलत लिख दिया, ये b2 होगा एंड ये c2 होगा। ठीक है, तो c2 कितना हो जाएगा, c2 हो जाएगा माइनस का ब्रैकेट में 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि a और b की कौन सी वैल्यू के लिए ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन है उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर बोला गया है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहां पे आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू रख दीजिए, कोई भी दो इक्वेशन बना लीजिए, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप x और y सॉरी a और b दोनों की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम यहां से वैल्यू रख लेते हैं। देखिए 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 यानी 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखिए c1 भी माइनस का है, c2 भी माइनस का है। अगर आप दोनों वैल्यूज पुट करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे माइनस नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली हमने लिख दिया 7 अपॉन 3a प्लस b एंड माइनस 2। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। अब क्या कीजिए, इन दोनों को कंपेयर करा लीजिए, या फिर इन दोनों को कंपेयर करा लीजिए और इन दोनों को कंपेयर करा लीजिए। किसी भी तरीके से दो इक्वेशन बनानी है तो सबसे पहले हम इसको और इसको कंपेयर करा लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पूरी वैल्यू इधर चले जाएगी 2 के साथ मल्टीप्लाई में और a माइनस b 7 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, 2 इंटू 3 6a, 2 इंटू b 2b, 2 इंटू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 इंटू a 7a माइनस 7 इंटू b 7b। ठीक है, a और b वाले टर्म एक तरफ ले आइए, इनको एक तरफ ले आइए, तो 6a प्लस 2b माइनस 4 माइनस 7a प्लस 7b इज इक्वल टू 0। ये इधर साइड में प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, 6a माइनस 7a, 6a में से जब 7a वही माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का a आएगा, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का आता है। 7 बड़ा है, माइनस का है, तो माइनस का a आ जाएगा। ठीक है, 2b 7b दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे तो प्लस का 9b हो गया। इधर है -4 और कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है तो सिर्फ -4 लिख देंगे इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो आ गई, ये इसको बना लो यहां पे इक्वेशन 1। ठीक हो गया, आगे चलते हैं भाई। अगर वैसे आप इसको इक्वेशन 1 मत बनाइए कि इक्वेशन 1 आप यहां बना लीजिएगा, जब आप इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए, इसको इक्वेशन 2 बना लीजिए। अब यहां पे जो इक्वेशन बन रही है इसको बना लीजिए इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 हो गई आपकी। चलिए अब
क्या करना है, हमने इसको और इसको कंपेयर कराया, अभी हम इन दोनों को कंपेयर करा लेते हैं। चलिए तो देखिए 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा और a माइनस बी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो जब 2a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 इंटू ए 2a प्लस 2 इंटू बी 2b इज इक्वल टू 3 इंटू ए 3a माइनस 3 इंटू बी 3b। एक तरफ ले आइए तो 2a प्लस 2b माइनस 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे तो 2a माइनस 3a माइनस का a यहां भी आ जाएगा, उसके बाद प्लस का 2b प्लस का 3b जुड़ जाएगा तो 5b आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन 4। ठीक है, अभी आप देखिए इक्वेशन 3 में a माइनस का है, इक्वेशन 4 में भी a माइनस का है, दोनों के साइन सेम है। अगर दोनों के साइन सेम हैं तो साइन बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, साइन बदलने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं x और y दो टर्म है, अगर इनको ऐड कर रहा हूं तो देखिए x प्लस वाई होगा। ठीक है, ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, जब प्लस किया तो दोनों प्लस के ही रहे। लेकिन अगर इसी को हम माइनस कर देते हैं तो x माइनस वाई हो जाता है, यानी x तो प्लस का होता है लेकिन y माइनस का बन जाता है। ठीक है, तो यानी पीछे वाली जो भी आपकी वैल्यू होती है उसका साइन चेंज हो जाता है सब्ट्रैक्ट करते समय। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे दोनों इक्वेशन में जो a है वो माइनस है, यानी साइन सेम है। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे और a से a कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमें सिर्फ और सिर्फ b की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं, इसको हम यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, यहां पे फ्रॉम नहीं लिखते हैं, यहां पे हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, तो इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 आई है माइनस a प्लस का 9b माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। एंड ये वाली इक्वेशन है आपकी माइनस का a प्लस का 5b इज इक्वल टू 0। जब हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, a माइनस का है प्लस का हो जाएगा, 5b प्लस का है माइनस का हो जाएगा। चलिए देखते हैं, a माइनस का a प्लस का कैंसिल, प्लस का 9b माइनस का 5b, प्लस एंड माइनस होता है माइनस, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4b इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे -4 है, इसको हम सेम नोट कर लेंगे ऐसे ही, इज इक्वल टू आ जाएगा 0। इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी 4 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 4, 4 से 4 कट गया तो कितना आ गया 1, यानी b की वैल्यू आपको मिल गई 1। ठीक है, b इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे भाई, a की वैल्यू निकालने के लिए इस b की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए इसकी वैल्यू, b की वैल्यू आई है 1, ये b की वैल्यू 1 हम इस इक्वेशन 4 में पुट कर लेते हैं। तो यहां पे लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 4। तो चलिए पुट कर लेते हैं, 4 इक्वेशन थी माइनस a प्लस 5b प्लस 5 इंटू b की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, तो यहां हमने रख दिया 1 इज इक्वल टू 0। तो माइनस a प्लस 5 बन जा 5 इज इक्वल टू 0, 5 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस a इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a इज इक्वल टू आ गया 5। ठीक है, तो यानी a इज इक्वल टू आपका हो गया 5 एंड b इज इक्वल टू हो गया 1। तो इसका जो दूसरा पार्ट है आई होप कि आप उसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पे आपको दो लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं,
आपको उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। तो जैसा कि मैं आपको अभी बता चुका हूं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे यूज करना है, ठीक है, तो आई थिंक आप उसको अब यूज कर सकेंगे। मैं एक बार फिर से यहाँ पे वो एक्सप्लेनेशन लिख के दिखा दे रहा हूं, ठीक है। तो x अपॉन b1 b2 c1 c2 y अपॉन c1 c2 b1 b2 c1 c2 देन a1 a2, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 a2 एंड b1 b2, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2, ओके। उसके बाद इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो भी वैल्यू निकालनी है x एंड y की वो वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आपको गिवन है, तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करके दिखा देता हूँ। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे करना है, तो आई होप कि आप अब उन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि इन वर्ड प्रॉब्लम्स में एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड के बहुत सालों में आया हुआ है, ठीक है, तो प्लीज इसे मिस ना करें और इसे ध्यान से देखें। तो चलिए देखते हैं। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days she has to pay rupees 1000 as hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pays 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. तो यहाँ पे आपको ऐसा बताया गया है कि एक स्टूडेंट है जो किसी हॉस्टल में रहता है, उसको हॉस्टल का एक तो फिक्स चार्ज देना पड़ता है एंड प्लस उसके साथ पर डे वो जितने दिन तक फूड खाता है उसका उसे पर डे के हिसाब से चार्ज देना पड़ता है। तो मान लीजिए कि लेट द चार्ज ऑफ हॉस्टल, ठीक है, हॉस्टल का जो चार्ज है आपका वो हो गया x, ठीक। उसके बाद जो पर डे फूड का चार्ज है, पर डे चार्ज ऑफ फूड, ये मान लिया हमने y। तो इक्वेशन कैसे बनेगी? देखिए फर्स्ट वाला जो कैंडिडेट है भाई, जो गर्ल है, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days, उसने कितने दिन तक खाना खाया? 20 दिन तक खाना खाया, तो उसको 1000 रुपीज पे करने पड़े। हॉस्टल का जो टोटल चार्ज है उसको 1000 रुपीज पे करना पड़ा। तो यहाँ पे इसको हम हॉस्टल नहीं लिखते, यहाँ पे हम इसको फिक्स चार्जेस लिख देते हैं, ओके। लेट द फिक्स चार्जेस, लेट द फिक्स चार्जेस, ठीक है। फिक्स चार्जेस जो है वो x है एंड पर डे जो फूड का चार्ज है वो y है, ठीक। तो फर्स्ट जो ए गर्ल है आपकी, उसने 20 days तक खाना खाया है, उसने 1000 रुपीज भरे, तो फिक्स चार्ज तो वो देगी ही देगी एंड प्लस फूड का चार्ज जो y रुपीज है एक दिन का, उसने कितने दिन तक खाया है? 20 days तक खाया है, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? 20y पे करना पड़ेगा, ठीक है, इज इक्वल टू, और दोनों का मिला के उसने कितना दिया? 1000 दी। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ऐसे ही आपको दूसरी इक्वेशन बनानी है। दूसरी इक्वेशन में वो कहता है कि वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 days पेज 1180, तो x रुपीज तो फिक्स चार्ज हो गया, 26 days तक इसने खाना खाया है, तो 26y इज इक्वल टू 1180। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। तो इस तरीके से आप इसकी दोनों इक्वेशन बना सकते हैं, फिर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. So let the fraction be, so second part, let the fraction be x upon y। मान लिया वो फ्रैक्शन x upon y है, और फ्रैक्शन becomes 1/3, वो 1/3 हो जाता है कब?
व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, यानी जब सिर्फ न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है। न्यूमरेटर क्या है? x है, तो x माइनस 1 अपॉन वाई। तो ये हो गई आपकी एक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 3 जब x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 इंटू 1 3, ठीक है, इज इक्वल टू y इंटू 1 y। तो इक्वेशन बन जाएगी 3x, y जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 1, ठीक। इसके बाद वो कहता है इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। It becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। इसके डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर क्या था? y, y में 8 जोड़ दीजिए, x ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू एक्स 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू y प्लस 8। जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 इंटू y y एंड प्लस 1 इंटू 8 8, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को x की तरफ ले आइए तो 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इधर साइड में दोनों टर्म प्लस के हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आके नेगेटिव हो जाएंगे। तो 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अगेन आप इन दोनों सेकंड इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं एंड x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। उसको हर करेक्ट आंसर के लिए 3 नंबर मिलते हैं और 1 नंबर उसका रॉन्ग आंसर पे कट जाता है। तो हमें तो मालूम नहीं कि उसने कितने राइट करे कितने रॉन्ग करे, तो हमने मान लिया यहाँ पे लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, ओके, इज इक्वल टू है x एंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू है y, ठीक। हर करेक्ट पे 3 नंबर मिलते हैं, तो जितने भी करेक्ट उसने करे होंगे उन पे टोटल कितने मिल जाएंगे? 3 इंटू एक्स, ठीक हो गया। अगर हम करेक्ट टोटल मार्क्स में से जितने भी करेक्ट क्वेश्चन को करके जो मार्क्स मिले हैं उसमें से इनकरेक्ट क्वेश्चन को करके जो मार्क्स मिले हैं वो माइनस कर देंगे, तो जो उसके फाइनली मार्क्स आए हैं वो पता चल जाएंगे। फाइनली मार्क्स कितने आए? फाइनली मार्क्स आए हैं 40, यानी इज इक्वल टू आ जाएगा 40। अब इसमें से कितना माइनस करें? जितने उसने गलत किए हैं। कितने गलत किए हैं? इनकरेक्ट किए हैं y। तो अगर उसने y क्वेश्चन इनकरेक्ट किए हैं तो हर एक क्वेश्चन पे कितने कट रहे थे? हर एक क्वेश्चन पे कट रहे थे 1 मार्क्स। तो y क्वेश्चन पे कितने कट जाएंगे? 1y कट जाएंगे। तो 1y को आप सिर्फ y भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। ये हो गई इक्वेशन 1। एंड इक्वेशन 2 में क्या कहता है? हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। क्या कहता है? हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए अब की बार क्या हो रहा है भाई? 4 नंबर दिए जा रहे हैं। करेक्ट आंसर कितने हैं? x हैं, तो क्या हो जाएंगे? 4x हो जाएंगे मार्क्स। इसमें से माइनस कर देंगे इनकरेक्ट वाले। इनकरेक्ट पे कितने हो रहे हैं? एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट, 2 मार्क्स काट लिए जा रहे हैं, तो 2y मार्क्स जो है उसके कट जाएंगे, इज इक्वल टू, तो उसको मार्क्स मिलते कितने हैं? उसको मिलते हैं देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, उसको मिलते हैं 50 मार्क्स। तो ये हो गई इक्वेशन 2। अगेन आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन आ चुकी हैं, इनको सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू आप इनको सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो वैल्यू आएगी x की वो डिनोट करेगा करेक्ट आंसर कि उसने कितने करेक्ट आंसर किए, एंड जो वैल्यू आएगी y की वो डिनोट करेगा कि उसने कितने इनकरेक्ट आंसर किए। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, अगर कार एक ही डायरेक्शन में से अलग अलग स्पीड से जा रही है, दे मीट इन 5 आवर्स, तो वो 5 घंटे में मिल जाती हैं। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ आती हैं, दे मीट इन 1 आवर, तो वो 1 घंटे में मिल जाती हैं। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स, तो उन दोनों कार की स्पीड क्या होगी? मान लिया लेट द स्पीड ऑफ कार ए, ओके, मान लिया कार ए की स्पीड जो है वो x है। इसी तरीके से स्पीड ऑफ कार B जो है वो y है, ठीक है, x किलोमीटर पर आर, ठीक है। यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रही होती हैं डिफरेंट स्पीड से, तो उनकी स्पीड, यानी अगर उनकी स्पीड से उनकी एवरेज स्पीड निकाली जाए
तो सेम डायरेक्शन पे जाने पे वो स्पीड आपस में माइनस हो जाती है। यानी यहां पे अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, जब वो एक डायरेक्शन में जा रही है तो यहां पे हम लिख सकते हैं एवरेज स्पीड ऑफ, शॉर्ट में लिख लेते हैं, ओके, एवरेज स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड इसी तरीके से एवरेज स्पीड हो जाएगी आपकी, यहां पे लिख लेते हैं इन सेम डायरेक्शन एंड टुवर्ड्स ईच अदर। जब वो एक दूसरे के तरफ आ रही है तो उस समय पे यानी अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि अगर ये दोनों कारें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो इसका मतलब दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन यूज करिए। अगर ये ईस्ट में जा रही है तो ये वेस्ट में जा रही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहां पर स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो बस यही इसका मेन फंडा है जो आपको याद रखना है। इसके बाद आपको मालूम है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहां पे फॉर्मूला लगा दीजिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। तो स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड कितनी आई, x माइनस वाई आई, x माइनस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, दोनों का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस कितना है भाई 100 किलोमीटर, कार एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूरी पे है। उसके बाद वो कितनी देर में मिल जाती हैं, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बी, इफ कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स, ठीक है। 5 आवर्स 5 घंटे में, अगर वो सेम में जा रही हैं तो 5 घंटे में वो मिल जाती हैं, ठीक है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया 100 अपॉन 5, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 100। या एक काम कीजिए, ये हम मल्टीप्लाई कर ही क्यों रहे हैं जब यहाँ पे 5 से 100 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। एंड दूसरा अगेन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड अगली बार जब वो एक दूसरे के तरफ आ रही है टुवर्ड्स ईच अदर, तो स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस अभी भी सेम है 100 एंड अपॉन 1 x से मल्टीप्लाई करेगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 100। ये हुआ इक्वेशन 2। आपके पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ चुकी हैं, इन दोनों को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, जिसको आपको पता चल जाएगा कि a कार की स्पीड कितनी है और b कार की स्पीड कितनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए इसका लास्ट पार्ट है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल gets reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 unit and the breadth by 2 unit, the area increased by 67 square unit. Find the dimension of the rectangle. मान लिया let length x, breadth y, ठीक है। तो हमने लेंथ भी मान ली, हमने ब्रेथ भी मान ली। उसके बाद क्या करना है, यहां पे देखिए, यहां पे सबसे पहले लिखेंगे एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी x इंटू वाई, तो एरिया हो गया एक्स वाई। पहली इक्वेशन में कहता है एरिया है वो 9 यूनिट कम हो, स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है कब, जब इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, लेंथ जो है 5 यूनिट कम हो जाती है। लेंथ कितनी है x, तो x माइनस 5 ये हो गई लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है, ब्रेथ है y, और ब्रेथ में क्या फर्क पड़ता है, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, तो ब्रेथ जो है वो 3 यूनिट इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहां भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू प्लस 3 प्लस का 3x, माइनस 5 भी इसी तरीके से दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 5 इंटू वाई माइनस का 5y, माइनस 5 इंटू प्लस 3, तो माइनस प्लस माइनस होता है, साइन माइनस का आ जाएगा, 5 3 जा 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। देखिए यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, इधर भी प्लस का है, इधर भी प्लस का है। जो दोनों इक्वेशन है वो
लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में है और xy सेम साइन के साथ है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 15, इसको भी हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस 5y माइनस एंड प्लस, माइनस होता है 15 में से 9 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो माइनस का 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन इसकी फॉर्म कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन के लिए वो क्या कह रहा है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ जो x है उसे इंक्रीज कर देते हैं 3 यूनिट और जो ब्रेथ है एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, और ब्रेथ को भी इंक्रीज ही किया जा रहा है 2 यूनिट, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू, तो जो एरिया है यानी जो xy था एरिया वो क्या हो रहा है, द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया जो है यानी जो xy है वो 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जा रहा है। तो ये बन गई इसकी इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x इंटू वाई, xy, x जब 2 से इंटू करेगा तो प्लस का 2x आ जाएगा, प्लस 3 इंटू वाई 3y, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67, xy से xy कैंसिल, 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इज इक्वल टू 0। 67 में से 6 को माइनस कर देंगे क्योंकि प्लस एंड माइनस माइनस होता है, 67 में से 6 माइनस हो जाएगा तो 61 आ जाएगा, तो 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये दो इक्वेशंस आपके पास आ चुकी हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं जिससे लेंथ और ब्रेथ का पता चल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक लाइक तो बनता है। जो लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए और जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के ऑल के बटन को भी सेलेक्ट कर लीजिए जिससे आने वाली सारी नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।